नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्वामी विवेकानंद स्कूल एजुकेशन चैनल पर। मैं दीपक मालवी और आज आप सभी जानेंगे मेरे साथ राजस्थान सामान्य परिचय और भौगोलिक स्थिति के बारे में। जैसे कि थंबनेल लगा है, इसके अनुसार आपको पता चल ही गया होगा कि ये राजस्थान सामान्य परिचय है और इसमें जैसे रेट की मुख्य परीक्षा आने वाली है 2022 में, इससे संबंधित भी इसमें सामान्य ज्ञान है। और राजस्थान राज्य की जो भी परीक्षाएं होने वाली उसके लिए भी देख सकते हैं आप। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं में से संबंधित जानकारी पूछी जाती है, तो उसी के ऊपर ये वीडियो बनाया है। और सामान्य जानकारी के लिए भी देख सकते हैं आप इस वीडियो को। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। एक और बात, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे संबंधित और भी वीडियो आने वाले हैं जो आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले बात करते हैं देश की, तो भारत देश का ही राज्य है राजस्थान और इसका गठन किया गया था 30 मार्च 1949 को। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध शहर है बीकानेर। यहाँ की शासन व्यवस्था की बात की जाए तो राज्यपाल का नाम है यहाँ के कलराज मिश्रा जी और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के अशोक गहलोत जी, जो कि आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध रखते हैं। ठीक है। विधानमंडल, यहाँ पर विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं। तो ये आपको जानकारी, वैसे सामान्य जानकारी है तो आपको पहले से पता होगी, लेकिन इस वीडियो में इतना ही नहीं, हम इससे भी बहुत कुछ देखेंगे। शायद आपने पहले नहीं देखी होगी, इसी जानकारी भी आपको इसमें देखने को मिलेगी, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। चाहे आप स्पीड 2x की लगा लीजिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिए, अधूरा वीडियो छोड़कर मत जाना, पूरा वीडियो देखिए। और देखते हैं हम अगली जानकारी। साक्षरता की बात करते हैं, 2011 में राजस्थान की साक्षरता थी 70%। ठीक है। और यहाँ का लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष पर 928 महिलाएं। एक और जानकारी मैं दे देता हूँ आपको कि 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें राजस्थान का जो लिंग अनुपात था वो 922 था, यानी कि प्रति 1000 पुरुष पर 922 महिलाएं थी, जो कि बढ़कर 2011 में 928 हो गई है। इसके बाद बात करते हैं भाषा की, तो राजस्थान की जो राजभाषा है वो हिंदी है और यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, यानी कि जो भी सरकारी कामकाज होते हैं वहाँ पर अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। क्षेत्रीय भाषा, यहाँ पर क्षेत्र के अनुसार अलग अलग भाषाएं होती है, तो यहाँ पर मारवाड़ी बोली जाती है, राजस्थानी, मेवाती, 3 भाषाएं यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं सभी जगह बोलते हैं। तो ऐसे ही राजस्थान में भी मारवाड़ी, राजस्थानी और मेवाती बोलते हैं। इसके बाद क्षेत्रफल, राजस्थान भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है, यानी कि सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद सबसे छोटा जिला राजस्थान का धौलपुर है और सबसे बड़ा जिला राजस्थान का जैसलमेर है। तो आपने इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला, इसका क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर भाषाएं क्या क्या बोली जाती है, आधिकारिक भाषा क्या है और इसकी क्षेत्रीय भाषाएं क्या है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ की जनसंख्या के बारे में। तो 2011 की जो जनगणना है उसी के अनुसार ये आंकड़े हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो कुल जनसंख्या थी वो थी 6,85,48,437 जनसंख्या थी, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जनसंख्या घनत्व है यहाँ का 200 वर्ग किलोमीटर, यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से 7वां राज्य है। सबसे बड़ा शहर है यहाँ का जयपुर और सबसे प्रसिद्ध शहर है बीकानेर। याद रखना इन चीजों को। के बाद चर्चा करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। हमने देखा है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या इस पे लगभग 6 करोड़ से ज्यादा है, 6,85,00,000 से भी ज्यादा जनसंख्या यहाँ की। इस राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगभग 1070 किलोमीटर लगती है। पाकिस्तान के साथ जो राजस्थान की सीमा लगती है वो 1070 किलोमीटर लगती है। और आपको पता होना चाहिए कि 2 देशों के बीच में एक लाइन होती है और हर एक देश के बीच में जब लाइन होती है 2 देशों के बीच में, तो उसको एक नाम दिया जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। जैसे चाइना और भारत के बीच में है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा के नाम से उसको जानते हैं। इसके अतिरिक्त जो राजस्थान राज्य है ये अपने भारत के ही 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। इसकी जो सीमा है उससे 5 राज्य जुड़े हुए हैं, मतलब इसकी सीमा 5 राज्यों से जुड़ी हुई है या लगी हुई है। तो उन 5 राज्यों के बारे में बात करेंगे कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं और किस दिशा में कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है।
तो इस चीज़ को मैं मैप में बताने वाला हूँ वैसे तो, लेकिन सबसे पहले मैं इसकी आपको जानकारी देता हूँ कि कौन कौन से राज्य और किस दिशा में। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला राज्य इसमें दिखाया गया है कि इसमें दक्षिण पश्चिम में गुजरात है, उसके बाद दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य लगते हैं इसकी सीमाओं के साथ। ये आपको मैंने यहाँ पर जैसे लिखकर बताया, लेकिन मैं आपको इसके आगे मैप में बताऊंगा कि किस स्थान पर कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद कुछ और जानकारी देख लेते हैं। मैप में देखने के पहले हम राजस्थान के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो राजस्थान का पुराना नाम क्या है? तो पुराने नाम की अगर बात की जाए तो इसका पुराना नाम था राजपूताना। ठीक है, मतलब राजपूतों का देश था ये, इसीलिए इसका नाम राजपूताना था। बात करते हैं जयपुर की, और जयपुर शहर भारत संघ के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। ये हमने पहले देखा था कि राजस्थान का जो जयपुर शहर है वो सबसे बड़ा शहर भी है और इसकी राजधानी भी जयपुर ही है। ठीक है, इसको किस नाम से बोलते थे? इसका उपनाम है यहाँ पर, जैसे हर एक राज्य का जो शहर होते हैं ना उनके उपनाम होते हैं, तो यहाँ पर भी जयपुर का भी उपनाम है। आपने सुना होगा पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है कि जयपुर को पिंक सिटी अथवा गुलाबी नगरी भी कहते हैं। इसको सबसे पहले गुलाबी नगरी किसने कहा था? तो स्टैनली रीड नाम का कोई व्यक्ति था, उसने इसको पिंक सिटी बोला था सबसे पहले। इसकी स्थापना की थी महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने। आमेर के महाराजा थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी और यूनेस्को द्वारा जयपुर जो सिटी है उसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है 2019 से। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है इसको और विश्व पर्यटक स्थल के रूप में इसको माना गया है एक तरह से। इसके बाद बात करते हैं मैप की। मैंने आपको भी पहले बताया था कि मैं राजस्थान के मैप में आपको अलग अलग राज्य की स्थिति बताऊंगा मैप के द्वारा। तो मैप के द्वारा देखते हैं। सबसे पहले इसमें ऊपर ही ऊपर होता है उत्तर, इसके नीचे होता है दक्षिण, और जहाँ आप देख रहे हो ना इसके सीधे हाथ की तरफ होता है पूर्व और उल्टे हाथ की तरफ होता है दक्षिण। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर में पंजाब है और इन दोनों के बीच की जो स्थिति होती है यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच में रहता है उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व में है उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य। इसके बाद दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है और दक्षिण पश्चिम में गुजरात है। ये आपके 5 राज्य जो कि राजस्थान से जुड़े हुए हैं। ये मैप है, इसका आउटलाइन बना हुआ है मैप का। इसके बाद इसको और भी अच्छे से अगर देखना है आपको तो देखते हैं इसमें आगे और भी अच्छे से। जैसे यहाँ पर ये एक पॉलिटिकल मैप दिया गया है राजस्थान राज्य का, तो जहाँ पर स्टार बना हुआ है ये, इस स्टार पर क्या है? तो ये स्टार जयपुर सिटी का ही स्टार है, यहाँ पर जयपुर है। तो ये जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसके बाद देखते हैं इसमें सबसे पहले इसमें पूर्व के बारे में आपको पता होगा। पूर्व की तरफ होता है तो हमारे राइट हैंड की तरफ पूर्व होता है, तो यहाँ पर पूर्व है। और पूर्व में क्या है? तो पूर्व में है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? तो पूर्व में है उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, उसके बाद उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में पंजाब है और उत्तर के और पूर्व के बीच में हरियाणा राज्य आता है। इधर नीचे दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है और इधर दक्षिण पश्चिम में गुजरात राज्य लगता है और इसके पश्चिम में लगता है पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, नहीं भी है तो ये मैंने मैप में अच्छे से समझाया, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए कौन सा राज्य किस जगह पर स्थित है। इससे आपके दिमाग में एक तरह से एक पिक्चर बन जाएगी और आपको कभी भी भूलने की दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको हमेशा याद करके रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में भौगोलिक स्थिति क्या है इसकी। तो भौगोलिकता की जब भी बात की जाए तो राजस्थान में अरावली के बारे में चर्चा होती है, थार रेगिस्तान के बारे में चर्चा होती है। तो देखते हैं इसमें भौगोलिक स्थिति कैसी है इसकी। सबसे पहले बात करेंगे हम थार डेजर्ट के बारे में। ग्रेट थार डेजर्ट के पश्चिम में है थार मरुस्थल और यहीं पर एक गग्गर नदी भी, उसका अंतिम छोर भी पश्चिम में ही है। ठीक है, इसके बाद ये थार मरुस्थल का एक फोटो है। यहाँ पर इस तरह से पेड़ पौधे और यहाँ की जो मिट्टी है वो इस तरह से होती है। ये थार मरुस्थल का एक चित्र है। इसके बाद एक और फोटो है यहाँ पर 2 फोटो दे रखे हैं थार मरुस्थल के बारे में। तो देखिए आप, एक तो ये है, एक तरफ के फोटो में तो आपको पेड़ पौधे दिखेंगे, कुछ झाड़ियाँ वाले और कटीले पेड़ पौधे। दूसरे वाले चित्र में आपको दिख रहे हैं रेत के टीले और कहीं कहीं दूर तक देखने के बाद आपको पेड़ पौधे मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थार मरुस्थल के बारे में। तो थार मरुस्थल यानी कि थार डेजर्ट जो महान भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहलाता है, यहाँ भारत और पाकिस्तान में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है थार का मरुस्थल। और यहाँ विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और 9वां सबसे गर्म उपोष्ण कटिबंधीय
मरुस्थल है। थार का 85% भाग भारत में है और 15% पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो थार मरुस्थल कितना फैला हुआ है, तो राजस्थान जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 61.11% भाग पर मरुस्थल से ही घिरा हुआ है राजस्थान पूरा। जो राजस्थान राज्य है ना, उसमें लगभग 61.11% पर मरुस्थल ही है। अगली चर्चा करते हैं हम और थार मरुस्थल के बारे में जाना, इसके बाद हम जानते हैं थार के बारे में और। तो राजस्थान में मरु समारोह होता है फरवरी में, और ये पूर्णमासी के दिन पड़ने वाला एक मनोरम समारोह होता है। इस समारोह में क्या किया जाता है, तो इस समारोह में किया जाता है 3 दिन तक चलता है समारोह, और इस समारोह में प्रदेश की समृद्धि संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है लोगों के द्वारा। ठीक है। गर्मियों में जो यहाँ की रेत होती है ना, वो बिल्कुल उबलती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। लगभग 52 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान चला जाता है गर्मियों के टाइम पर। और यहीं अगर ठंड की बात की जाए तो इसके उलट होता है यहाँ पर। ठंड में यहाँ पर रेत बिल्कुल ठंडी हो जाती है, यानी कि सर्दियों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है यहाँ का, राजस्थान राज्य का। उसके बाद गर्मियों में तेज जो गर्म हवा चलती है, जिनको हम लू कहते हैं, तो यहाँ पर ये लू भी चलती रहती है गर्मियों के टाइम पे। गर्म हवा चलेगी, अगर गर्म रेत रहेगी वहाँ पे हवा चलेगी तो अक्सर गर्म हो ही जाएगी वैसे भी। अगर वहाँ के विकसित होने की या समृद्धि की बात की जाए तो जो राजस्थान राज्य है वहाँ पर जो थार मरुस्थल है उसके आसपास की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सिर्फ कोई शहर विकसित हुए तो वो शहर 2 ही हैं, एक तो बीकानेर है और दूसरा शहर जोधपुर है। 2 शहर ही वहाँ पर विकसित हुए हैं। जो कि पर्यटन का केंद्र है। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है, और इसको राजस्थान में क्या कहते हैं इसके बारे में बताऊंगा मैं। इसका नाम क्या है राजस्थान में, ठीक है, तो ये हम इसमें आगे और देखेंगे। लेकिन इससे पहले संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर पूछा जाए कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये अरावली के फोटो हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला के कुछ फोटो दे रखे हैं यहाँ पे, मैंने देख सकते हैं आप। एक और फोटो यहाँ पर, ये भी वहीं का है, ये शायद बारिश का टाइम का है, यहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पर जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी इसका नाम है गुरु शिखर, जो कि कहाँ पर है, माउंट आबू में है। सिरोही जिला है वहाँ पर स्थित है, माउंट आबू में। अरावली पर्वतमाला के आसपास सदियों से भील जनजाति निवास करती रही। यहाँ पर डोरा पर्वत की जो ऊंचाई है वो 868 मीटर है, और यहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला है इसके आसपास कई सालों से, सदियों से भील जनजाति जो है वहाँ पर निवास करती आई है। और अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसका लगभग 79.49% जो विस्तार है वो राजस्थान में ही है। वैसे तो ये दिल्ली तक भी जुड़ा हुआ है, और जो दिल्ली का जो संसद वगैरह है वो भी अरावली पर्वत श्रृंखला पर ही बना हुआ है, लेकिन लगभग 79.49% राजस्थान में ही अरावली पर्वत श्रृंखला। ये भारत का फिजिकल मैप है, इसमें आप देख सकते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो ये मैं इस फोटो को जूम कर रहा हूँ और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। यहाँ पे है ये अरावली पर्वत श्रृंखला, यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। ये राजस्थान राज्य यहीं पे, और ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसके नीचे विंध्य है, इसके बाद नीचे सतपुड़ा है। ठीक है, ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला का फोटो। ठीक है, तो आगे देखते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में कुछ और जानकारी। इंटरेस्टिंग जानकारी ये है कि अरावली पर्वत श्रृंखला को राजस्थान में आड़ावाला भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आड़ावाला पर्वत भी राजस्थान में इसको बोला जाता है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर तो शिखर है सिरोही जिले में, गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है। ये 1722 या 1727 मीटर ऊंचा, मैंने अभी पढ़ा था इसके बारे में पहले कि सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो गुरु शिखर है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, और ये माउंट आबू में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अरावली की जो उच्च चोटियां हैं उनमें से सिर्फ मैं 10 उच्च चोटियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले गुरु शिखर सिरोही जिले में है, 1722 मीटर ऊंची है। शेर है, ये भी सिरोही में ही है, 1597 मीटर है। दिलवाड़ा, ये भी सिरोही में ही है, और इसे हाल ही में जोड़ा गया है। इसी पर्वत पर प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है, दिलवाड़ा का मंदिर, जो कि सिरोही जिले में ही है, और ये है माउंट आबू पर 1445 मीटर ऊंचाई पर। जरगा उदयपुर 1431 मीटर, अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर। आबू पर्वत सिरोही जिले में है, 1295 मीटर है।
कुंभलगढ़ राजसमंद में है, ये 1224 मीटर ऊंचा है। जेलिया डूंगर उदयपुर में है, 1166 मीटर। धोनिया सिरोही जो कि सिरोही जिले में है, 1183 मीटर। और जयराज की पहाड़ी जो कि सिरोही में है, 1090 मीटर। तो ये मैंने अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे टॉप 10 जो ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में आपको बताएं। ये 10 सबसे ऊंची चोटियों के नाम है यहाँ पर। तो सबसे ऊंची चोटी का नाम अगर पूछा जाए तो होगी गुरु शिखर, सिरोही जिले में है। ऊंचाई कितनी है इसकी? तो 1722 मीटर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। अभी अरावली का टॉपिक पूरा हुआ नहीं क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी है अरावली के बारे में। देखते हैं आगे अरावली के बारे में। तो अरावली मुख्य रूप से राजस्थान में फैली हुई है। यहाँ राजस्थान के मुख्यतः 7 और अधिकतम अगर बात की जाए तो 13 जिलों में फैली हुई है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, 7 जिले में यहाँ फैली हुई है और अधिकतम अगर बात की जाए तो 13 जिले इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, तो इन जिलों में कौन कौन से जिलों में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं? दर्रे के बारे में आपने सुना होगा, जब 2 पहाड़ होता है उसके बीच में जो खाली जगह होती है उसको हम दर्रा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रमुख दर्रों के नाम हैं और इसमें जिलों के नाम है। इसमें 4 जिले दे रखे हैं, एक तो उदयपुर है, राजसमंद है, अजमेर है और पाली है। तो उदयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर दर्रे हैं केवड़ा की नाल है, डेबर नाल, फुलवारी नाल और हाथी नाल है, यहाँ पर ये दर्रे हैं। राजसमंद में हाथीगुड़ा नाल, सोमेश्वर नाल, कमली या कामली घाट, गोरम घाट, पगलिया घाट, ये भी राजसमंद पाली में ही है। ये प्रमुख दर्रे हैं यहाँ के राजसमंद के। अजमेर में कौन कौन से दर्रे हैं? तो यहाँ पर पवरिया और परवारिया, सूरा नाल, ये यहाँ पर 2 दर्रे हैं। यहाँ पर अजमेर में कौन कौन से? तो परवेरिया है और परवारिया। सूरा नाल है, ये 2 नाल है यहाँ पर। इसको परवेरिया भी बोलते हैं या परवारिया भी बोलते हैं। पाली में है देसूरी बरदर्रा, पाली अजमेर, यहाँ के प्रमुख दर्रों के नाम। ठीक है, ये तो आपको अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में जानकारी दी है मैंने। इससे भी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको अगले वीडियो में आने वाली है। इससे पहले एक और जानकारी कि जो विष्णु पुराण है इसमें अरावली को मेरू पर्वत या सुमेर पर्वत कहा गया है। जो विष्णु पुराण है उसमें इसका जिक्र किया गया है और इसका नाम है उसमें मेरू पर्वत या सुमेर पर्वत। और अरावली का जो मूल है वो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, तो ये जानकारी थी इसके बारे में। मैंने आपको राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया है, उसमें थार डेजर्ट के बारे में चर्चा की है। उसके बाद हमने अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा की है। अरावली पर्वत श्रृंखला को राजस्थान में आड़ा वाला पर्वत बोलते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ की जनसंख्या कितनी है, सारी शासन की व्यवस्था वगैरह सारी चर्चा इसमें हमने की है। इसके बाद आने वाला जो वीडियो है ना वो भी इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में ही आएगा। तो उसका अगला वीडियो का क्या आने वाला है इसके बारे में देखते हैं। तो इसका अगला वीडियो आएगा माउंट आबू के बारे में। यदि आपने माउंट आबू का नाम सुना है तो हम जो अगला वीडियो कवर करेंगे उसमें सारी जानकारी आएगी माउंट आबू के बारे में। माउंट आबू कहाँ पर है, वहाँ पर जाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और वहाँ पर देखने की क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। वहाँ पर कौन सा मंदिर बना हुआ है, मंदिर किसने बनवाया है, इस सारी जानकारी अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए स्वामी विवेकानंद स्कूल एजुकेशन चैनल के साथ और इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अगला वीडियो तुरंत मिल जाए। और देखते रहिए स्वामी विवेकानंद स्कूल एजुकेशन चैनल को। धन्यवाद, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना इसको। थैंक यू सो मच देखने के लिए।